अब हम आपको आज फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। ये बात 24 साल पुरानी है, जब आज ही के दिन राजस्थान के एक छोटे से गांव जिसका नाम है पोखरण, आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर जगह है पोखरण। पोखरण गांव में दोपहर 3:45 पर परमाणु परीक्षण किया गया था, आज से 24 साल पहले। उस समय भारत में हुए परमाणु परीक्षण की गूंज ने पूरी दुनिया को हिला दिया था और ये तमाम देश हैरान थे कि भारत ने यह परमाणु परीक्षण आखिर किया कैसे। तब पश्चिमी देशों ने भारत के इस कदम को दुस्साहस माना था, बहुत आलोचना की थी और भारत के खिलाफ बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अमेरिका ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए और यूरोप ने भी परमाणु परीक्षण के लिए भारत की बहुत आलोचना की थी। लेकिन भारत ने इन सभी आलोचनाओं को किनारे करते हुए 13 मई को फिर से पोखरण में 2 और परमाणु परीक्षण किए और इस तरह 11 मई और 13 मई के बीच कुल मिलाकर 5 परमाणु परीक्षण पोखरण की धरती पर किए गए और भारत दुनिया का 6ठा न्यूक्लियर पावर वाला देश बन गया, जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज पूरे देश को इस उपलब्धि पर गर्व करना चाहिए। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर आपको यह बताएंगे कि उस समय कौन सा देश भारत के साथ खड़ा हुआ था और किन देशों ने भारत का तब विरोध किया था। हर साल आज के दिन आपको ये सब तो बताते ही रहते हैं लोग कि आज के दिन क्या हुआ था, वो परमाणु परीक्षण कैसे हुआ था और उसका इतिहास आपको बताते हैं। लेकिन आज इतिहास तो आप सब जानते ही हैं। आज ये समझने का दिन है कि उस दिन कौन हमारा दोस्त था, कौन दुश्मन था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साथ कौन कौन खड़े थे और हमारे दुश्मन कौन थे, और फिर हमारे अपने देश में हमारा विरोध करने वाले लोग कौन थे। विरोध करने वाले इन देशों में सबसे ऊपर था अमेरिका, जो आज हमारा दोस्त बनने का दावा करता है। अमेरिका ने उस समय भारत पर आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके अलावा अमेरिका ने दुनिया के बाकी देशों पर भी भारत पर प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव बनाया था, ठीक वैसे ही जैसे आज अमेरिका बाकी देशों पर रशिया के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव बना रहा है। वैसा ही काम इन्होंने तब भारत के लिए किया था। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान और स्वीडन जैसे देशों ने अमेरिका की तरह भारत पर सीमित आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए थे और अमेरिका ने तो टेक्नोलॉजी से संबंधित भी बहुत सारे प्रतिबंध हमारे ऊपर लगा दिए थे। बड़ी बात यह है कि इनमें जर्मनी जैसा देश भी है। जहां अभी प्रधानमंत्री गए थे, जर्मनी वो देश है जिसने अभी भारत को G7 देशों के समिट के लिए इन्वाइट किया है। इन देशों में भी प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में पिछले हफ्ते होकर आए हैं, वहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। और ये वही नॉर्डिक देश हैं जिन्होंने परमाणु परीक्षण के बाद भारत का जबरदस्त विरोध किया था। ये वही जर्मनी है जिसने बहुत विरोध किया था। यूरोप के जितने भी देश हैं, ये सब के सब हमारे खिलाफ आकर खड़े हो गए थे और अमेरिका ने इनकी एक तरीके से इनका नेतृत्व किया था। और इसके अलावा बड़ी बात यह है, देखिए दुनिया कैसे अब बदल चुकी है 24 साल में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ भारत आज क्वाड का हिस्सा है। भारत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्वाड का। जर्मनी G7 के लिए हमें इनवाइट कर रहा है। यानी उस समय जो हमारे दुश्मन देश हुआ करते थे, दुश्मन कह लीजिए या हमारे जो आलोचक थे, जो चाहते नहीं थे कि हम आगे बढ़ें, वो सारे देश 24 साल के अंदर अंदर अब सब हमारे आसपास दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान ने भी भारत के परमाणु कार्यक्रम का विरोध किया था और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने भी इसे दुनिया की शांति के लिए खतरनाक बताते हुए भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया था। आप कह सकते हैं कि ये सारे देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत के खिलाफ एक साथ आकर खड़ी हो गई थी। उस समय भारत की हालत लगभग वैसी ही हो गई थी जैसी आज रशिया की है। जबकि बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि रशिया उस समय भी भारत के साथ खड़ा था। रशिया ने ना तो भारत पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध लगाया तब, और ना ही अमेरिका जैसे देशों की धमकी के बावजूद हमारे परमाणु कार्यक्रम की निंदा की। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। 24 साल पहले रशिया हमारे साथ खड़ा रहा जबकि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, और आज भारत उसी दोस्ती को वापस अदा कर रहा है रशिया के लिए। इसी तरह नेटो का सदस्य देश होते हुए भी फ्रांस ने तब भारत पर न सिर्फ प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था, बल्कि 1998 में ही फ्रांस की सरकार ने भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित कर दिया था। फ्रांस के अलावा ब्रिटेन ने भी भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था, हालांकि उसकी तरफ से भारत के परमाणु कार्यक्रम की निंदा की गई थी। इसलिए आज आपको इतिहास में इसलिए ले जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तब
दुनिया के जो समीकरण थे वो क्या थे, कौन कौन से देश हमारे दोस्त थे और कैसे आज 24 साल के बाद दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ और पोखरण परीक्षण के 10 साल के बाद वर्ष 2008 में इसी अमेरिका ने भारत के साथ एक सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन की, जिसके तहत उसने भारत पर लगाए सभी प्रतिबंधों को हटा लिया। इससे पता चलता है कि जो देश आत्मनिर्भर होता है, जिसे खुद पर भरोसा होता है और जिस देश में राजनीतिक स्थिरता होती है, उस देश को ऐसे प्रतिबंध भी झुका नहीं पाते, तोड़ नहीं पाते। जबकि जो देश दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, आत्मनिर्भर नहीं होते, खुद से कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाते, वो ऐसे संकट में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और हार जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत के साथ ही पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन वो आज तक अमेरिका के साथ भारत की तरह सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन नहीं कर पाया। उस समय हमारे देश की कई पार्टियों और नेताओं ने भी हमारा अपना साथ नहीं दिया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन हमारे अपने देश में क्या हो रहा था, कौन कौन से ऐसे लोग थे जो वही बात कर रहे थे जो अमेरिका कर रहा था, कौन से ऐसे लोग थे जो उस समय भी पाकिस्तान और चीन की भाषा बोल रहे थे और हमें ही कमजोर कर रहे थे। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि असली शक्ति संयम में है, ना कि शक्ति के प्रदर्शन में। सोनिया गांधी का यह बयान वाजपेयी सरकार पर सीधा हमला था, क्योंकि उस समय परमाणु परीक्षण को सरकार ने ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया था और सोनिया गांधी को यह अच्छी नहीं लगी थी बात, इसीलिए उन्होंने कहा कि परमाणु परीक्षण को उन्होंने अपना समर्थन नहीं दिया था। इसके अलावा हमारे देश में विपक्ष में वामपंथी दल यानी लेफ्ट पार्टीज ने भी वाजपेयी सरकार से परमाणु कार्यक्रम को बिना देरी के रोकने की मांग की थी और सीपीआई-एमएल के एक नेता ने तो इसे हिंदू बम बता दिया था। सोचिए, उस समय परमाणु कार्यक्रम का भी सांप्रदायिकरण कर दिया गया था। उस समय भी इसे संप्रदायों में और धर्म के हिसाब से बांट दिया गया था। जैसे उस जमाने में परमाणु परीक्षण को धर्म के हिसाब से बांटा गया, आज अगर आप आज की बात करें तो आज वैक्सीन को धर्म के हिसाब से बांट दिया गया था और इसमें भी सरकार और विपक्ष के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार आकर खड़ी हो गई थी। इससे यह पता चलता है कि भारत ने जब जब दुनिया को अपनी शक्ति दिखाई है या जब जब कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तब तब हमारे ही देश के विपक्षी नेताओं ने दुश्मन देशों का साथ दिया है और हमारा विरोध किया है। और ये विपक्षी नेता तब भी वही थे और आज भी वही हैं। परमाणु परीक्षण का विरोध करने वाले भी वही लोग हैं जो कोविड पर भारत की रणनीति का विरोध कर रहे थे। ये भी वही लोग हैं जो हमारी अपनी वैक्सीन पर शक जाहिर कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जो वैक्सीन है ये तो मोदी की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। वही लोग हैं, फिर वो चाहे चीन का मामला हो, कोविड की वैक्सीन का मामला हो या परमाणु परीक्षण का मामला हो। हालांकि बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा, जिन्हें पूरी दुनिया शांति का दूत मानती है, उन्होंने उस समय वाजपेयी सरकार को पत्र लिखकर परमाणु परीक्षण का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कुछ देश परमाणु हथियार रखें और कुछ नहीं, यह सही नहीं है, यह अलोकतांत्रिक है। पोखरण परीक्षण के समय भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ था और इसे आप तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस भाषण से समझ सकते हैं जो उन्होंने परमाणु परीक्षण के कुछ दिन के बाद संसद में दिया था। आज उस भाषण को सुनने का दिन है। यह आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। कोई
छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। उस जमाने में भारत के लिए परमाणु शक्ति बनना आसान नहीं था, क्योंकि इससे पहले वर्ष 1995 में अमेरिका को भारत के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम की भनक लग गई थी और उसने भारत को ऐसा करने से तब रोक भी दिया था। इसलिए वर्ष 1998 में इसे लेकर एक बिल्कुल अलग रणनीति अपनाई गई। उस समय यह तय हुआ कि सभी वैज्ञानिक और इंजीनियर परीक्षण वाली जगह पर सेना की वर्दी में ही जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि उस समय जिन वैज्ञानिकों का वजन ज्यादा था या जो अनफिट हुआ करते थे या थोड़े से उम्र दराज दिखते थे, यानी ऐसा समझ लीजिए जो एक सैनिक की तरह नहीं दिखते थे, उन्हें वहां पर भेजा नहीं जाता था, क्योंकि अगर वो सैनिक की वर्दी भी पहन लेंगे, यूनिफॉर्म भी पहन लेंगे, तो वो सैनिक नजर नहीं आएंगे। और अमेरिका अपने सैटेलाइट्स के जरिए इस पूरे साइट पर बहुत नजर रखे हुए था, वो लगातार देख रहा था। और भारत ने यह कोशिश की बताने की कि यहां पर हमारी सेना की तैनाती है और यहां पर सेना तैनात है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वैज्ञानिकों को हमारे जवानों के बीच आसानी से पहचाना न जा सके और इसका असर परमाणु कार्यक्रम पर ना पड़े। इस दौरान हमारे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे जो इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जब आर चिदम्बरम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और दूसरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट पोखरण जाते थे तो उन्हें भी सेना की वर्दी ही पहननी होती थी और वो बंकरों में रहकर इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करते थे। इसी तरह अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के सैटेलाइट से बचने के लिए तब वैज्ञानिकों ने बहुत ही अद्भुत रणनीति बनाई, जिसका जिक्र डॉक्टर कलाम ने अपनी एक पुस्तक में किया है। पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इसमें उन्होंने लिखा है कि भारत के वैज्ञानिकों ने उस समय यह जानकारी जुटा ली थी कि किस किस समय पर अमेरिका का सैटेलाइट भारत पर नजर रखता है। इसलिए दिन के समय वैज्ञानिक सेना के जवानों की तरह रहते थे और रात के समय परमाणु परीक्षण में वो जुट जाते थे, क्योंकि रात के समय एक समय ऐसा आता था, एक विंडो ऐसी आती थी जब उनके जो सैटेलाइट के जो कैमरे होते थे वो दूसरी तरफ होते थे, तब वो देख नहीं पाते थे। इन तमाम कोशिशों के बाद ही 11 मई और 13 मई को हमारा देश पोखरण में परमाणु परीक्षण कर पाया। यहां एक और दिलचस्प जानकारी आपके लिए यह है कि उस समय भी पश्चिमी मीडिया दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था और तब उन्होंने ऐसे लोगों की तलाश उन्होंने करनी शुरू की जो इस परमाणु परीक्षण के विरोध में प्रदर्शन कर सके, लेकिन तब पश्चिमी मीडिया को इसमें कामयाबी नहीं मिली थी। सोचिए, तब भी हमारे देश में ऐसे लोग मिल गए थे जो परमाणु परीक्षण का विरोध कर रहे थे, ऐसे नेता मिल गए थे जो परमाणु परीक्षण का विरोध कर रहे थे। वो पश्चिमी मीडिया का साथ दे रहे थे, पश्चिमी देशों का साथ दे रहे थे, हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे थे और हमारी अपनी सरकार के साथ नहीं खड़े थे। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. Measurements have also confirmed that there was no release of radioactivity into the atmosphere. These were contained explosions. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.